हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो अवकल समीकरण होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पेपर में आपको हर साल 1 2 3 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, 2 2 क्वेश्चन 3 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो आज के अवकल समीकरण में हमें ख़ास बात दिखाई दे रही है ना, वो दिखाई दे रही है। इसमें बोल रहा है विशिष्ट हल। ये विशिष्ट हल कौन सा होता है, क्या होता है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको नोट कर लेते हैं। तो लिख देंगे दी गई अवकल समीकरण, या लिख दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दी गई अवकल समीकरण, जो अब अवकल समीकरण में दे रखी है ना भाई, उसको हम लोग कर देते हैं नोट। तो वह है dy/dx है, और प्लस y है, cot x है, इजिकल टू 2x है, और x स्क्वायर है, और cot x है। ये सारी बातें हैं। अब ये जो है ना, हमारे पास कई सारे मेथड थे करने के। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म दिखाई दे रही है, ये रेखिक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये? रेखिक वाली फॉर्म किस टाइप की दिखाई देती है भाई? रेखिक वाली फॉर्म सिंपल है, dy/dx दिखाई देता है आपको, प्लस यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा जिसमें y नहीं होना चाहिए, बस y अलग दिखाई देगा हमें, जिसकी घात 1 होनी चाहिए, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर q होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस फॉर्म में हमें दिखाई देना चाहिए, जो कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। इन बातों को देखकर p वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यहाँ से जो y के मल्टीपल होता है, जो y की गुणा में होता है, वो हमारा p कहलाता है। तो p बराबर हो जाएगा हमारे पास cot x। ऐसी q जो होता है वो अदर साइड वाला फंक्शन, तो अदर साइड जितना भी दे रखा होता है वो सब का सब काउंट होता है q में। तो इस तरीके से p और q फाइंड आउट हो जाते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं IF होता है समाकलन गुणांक। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है समाकलन गुणांक फाइंड करिए। तो आप याद रखिएगा कि समाकलन गुणांक पूछ रहा है, अवकल गुणांक नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर अवकलन कर दिया करते हैं, जो कि गलत हो जाता है उनका, छोटी सी बात उनको याद नहीं रहती। तो IF यानी कि समाकलन गुणांक होता है। IF समाकलन गुणांक को ऐसी e की पावर में ले जाएंगे p dx। p कौन है हमारे पास? cot है, cot x dx हमारा बन जाएगा। हम सब जानते हैं cot का समाकलन कितना होता है। cot का समाकलन बताइए, log sin x होता है। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमें तैयार करनी पड़ती है log की। वो कहता है कि अगर हमारे पास a है और a की पावर में log है, ऊपर x दे रखा है, तो यहाँ जो होता है ना, यहाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये कहलाता है बेस। ये log का बेस है, और ये भी क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ऊपर वाली तो हमारी घात कहलाती है ना। तो ये आधार है, ये भी log का आधार है। अगर ये दोनों आधार सेम हो जाते हैं तो ऊपर का रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो log है हमारा, तो log का बेस कितना है? यहाँ पर log का बेस e होता है, लिखो या मत लिखो, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तरीके से, और साइन हमारे पास आ जाएगा। कैसे बन जाता है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। होता क्या है कि इसमें केस इस तरीके का हो जाता है कि ये वाला जो x है a की जगह, और a जो है x की जगह इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा log बेस a, ये वाला a चला जाएगा यहाँ। तो अगर ये वैल्यू दोनों सेम हो जाती है ना, तो उसको हम 1 बोल देते हैं। तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी? 1। कुल मिलाकर हमारे पास आ जाएगा x। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना x फाइंड आउट हो जाता है। अब उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब हमें निकालना क्या है? इट्स सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल निकालना है। अब सॉल्यूशन जो देता है या रेखिक समीकरण वाला, वो इस तरीके से देता है। वो कहता है कि लीनियर बना था y में, तो IF लेना है, फिर IF लेना है, यानी समाकलन गुणांक लेना है, और डॉट में q और dx प्लस एक कांस्टेंट भी आपको ऐड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, y हमारा हो गया। IF निकल कर आया था हमारे पास sin x हमारा यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, डॉट q जो था वो हमारे पास था ये 2x और x स्क्वायर प्लस cot x। तो यहाँ बन जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर और cot x, और हो जाएगा हमारे पास dx, और प्लस में आ जाएगा c। अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट लिख देते हैं, sin x y sin x हो गया, इजिकल टू, ऐसा करते हैं जो साइन हमें बाहर दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको अंदर एंटर करा दो, इसको अंदर एंटर करा देते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, और sin x हो जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, sin x आ जाएगा, और हमारे पास था यहाँ cot, और प्लस बाहर था हमारे पास कांस्टेंट। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप ऐसा करिए कि भैया cot जो है हमारे पास, उसको साइन कोस में ब्रेक कर लेते हैं, या ऐसे करते हैं इसका समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। हमने अलग कर लिया तो ये 2 अलग हो जाएगा, और x sin x आ जाएगा हमारे पास, dx हो जाएगा, प्लस ये पूरा समाकलन हम लोग कर लेते हैं अलग, x स्क्वायर हो जाएगा, sin x आ जाएगा,
साथ ही साथ हम ये करते हैं, जो कोट है ना भाई, इसको चेंज कर लेते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा सी। ये साइन एक्स जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया वो एक्स साइन एक्स आया इज इक्वल टू 2, समाकलन आया एक्स साइन एक्स डी एक्स और प्लस ये हुआ एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स और प्लस हुआ सी। अब देखिए करना क्या है, हम ना यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल ये करेंगे कि अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें साइन मिल जाएगा ना, और इसका अवकलन करते हैं तो 2x आ जाएगा हमारे पास। तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना इन दोनों में एक को सॉल्व करने से दूसरा कैंसिल आउट हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ सेकंड वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर रखा और कोस का समाकलन करा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट्स डी अपॉन डी एक्स, और जिसको छोड़ा था उसका अवकलन करेंगे और डॉट कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, करली ब्रैकेट में डी एक्स आ जाएगा। भाई वाई साइन एक्स आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2, समाकलन एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, कोस का समाकलन सब कोई जानता है भैया साइन एक्स होता है, कोस का साइन होता है, कोस का साइन बन गया माइनस समाकलन का निशान ये बन जाएगा, हम सब जानते हैं 2x बन जाएगा, इसका भी जानते हैं समाकलन में साइन एक्स हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट सी रह गया था तो प्लस सी लिख देते हैं कांस्टेंट। एक प्यारा सी कैलकुलेशंस और होनी है और सवाल ये आपका समझो हो ही चुका। 2 है, x है, साइन एक्स है, ये आप समझ में आ गया, dx आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन ये भी क्लियर है, इसका 2 बाहर ले लेते हैं, बचेगा x और साइन एक्स और dx प्लस सी। अब थोड़ा ये देखिए, जो रिज़ल्ट ये दिखाई दे रहा है ना आपको, वो रिज़ल्ट ना भाई ये भी आ रहा है, देखो इसका, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में वो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जो रिज़ल्ट बचा वो ही आपका क्या बन गया, इसमें सॉल्यूशंस बन गया है। लेकिन ये सॉल्यूशन जो निकल कर आया है ये आपका विशिष्ट सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा, ये आपका विशिष्ट सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, इसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल देते हैं। ये सॉल्यूशन कहलाता है व्यापक हल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है। विशिष्ट सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें कांस्टेंट ना हो या कांस्टेंट कोई ना कोई वैल्यू रख दी जाए। जैसे यहाँ पर क्या रखा है कि x का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन में वो कह रहा है साफ साफ कि x का मान आप रखिए π/2, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो पुटिंग x बराबर π/2, y का मान हो जाएगा फिर 0। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, जहाँ x है π/2 रख दो, y की जगह 0 रखेंगे तो साइन बचेगा हमारा π/2 बेचारा, यहाँ हो जाएगा π/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन π/2 और प्लस का सी, ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर नीचे 4 साइन 90 मतलब 1 प्लस का सी। अब बचा यहाँ पर 0 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, तो इसको भेज देंगे सेकंड साइड हम लोग, तो ये आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर सी। ये इतना रिजल्ट निकल कर हमारा आ जाएगा। ये हम कर देते हैं पुटिंग इन 1। जो हमारे पास व्यापक हल आया था, इसमें अगर हम सी का मान डाल देते हैं ना निकाल कर, बात समझ में आ रही है, तो वाई साइन एक्स था, और एक बात और नोट कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स था माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम इसके मान को यहाँ डाल देते हैं तो अब इस समीकरण में हमें ना कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि सी का मान दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन कहलाता है विशिष्ट हल। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।